और 99% एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतने आएंगे। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत इन तीनों में 100 थे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। मेरे थे 97%, संस्कृत में 100, साइकोलॉजी में 91, इंग्लिश में 93, पॉलिटिकल साइंस जिसका मुझे बिल्कुल ठीक ठीक पता था कि इसमें एक नंबर कट रहे हैं, उसमें 99 थे, हिस्ट्री में 96। ये मेरा रिजल्ट रहा, तो कुल मिलाकर के 97। ये नहीं तो क्या क्या करोगे? एक जीवन मिला है तुम्हें, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं स्टेटमेंट पर प्रश्न करती हूँ कि मैं कैसे नहीं कर सकती। गीता आचार्य प्रशांत से ही क्यों? गीता इज इक्वल्स टू आचार्य प्रसंग। प्रकृति का ही उपयोग करना पड़ेगा आपको पृष्ठ पर जाने के लिए। चेतना जो है वो विकास मांग, विकास के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक है। मैं जिस तरीके से जीवन को जी रही हूँ वो क्या अंतिम है, ये प्रश्न बस करना मैंने सीखा। 10th में अच्छे से स्कोर, लॉकडाउन होने के बावजूद भी मैंने गीता का सहारा लेते हुए भी लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई किया, और उसके ज़रिए 10th में रिज़ल्ट अच्छा हुआ, और उसके माध्यम से मुझे आईएससी बोर्ड में अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसमें भी पढ़ सकूँ अच्छे। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। इस वक्त हम लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद हैं। आईएससी बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं 30 अप्रैल को, और सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के 4 छात्र हमारे साथ इस वक्त हैं, जिनका हम आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं। क्यों इंटरव्यू करने जा रहे हैं? सीधी सी बात है, रिजल्ट्स की बात है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इन चारों की खासियत यह है कि ये गीता पढ़ते हैं। जी हाँ, मेरे लिए उत्सुकता की बात ये इसलिए भी थी क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल 12वीं करके आ रहे हैं, 12वीं का रिजल्ट आया है इनका, और मैं गीता पढ़ता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि बेटा करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, गीता वगैरह पढ़ लेना। और यहाँ 12वीं के स्टूडेंट्स प्रॉपर गीता की क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन जूम क्लासेस लेते हैं, और हम सबके कॉमन गुरु हैं आचार्य प्रशांत जी। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि गीता पढ़ते हैं आप, रेगुलर एक अच्छा समय निकालते हैं गीता पढ़ने के लिए आचार्य प्रशांत जी के साथ। ऑनलाइन सेशंस होते हैं, महीने के 15-16 सेशंस होते हैं, जहाँ पे रातों को आपको मौजूदगी दर्ज करानी पड़ती है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं हम सब। और साथ ही साथ 12th में इतना फिनोमिनल इनका रिजल्ट आया है। अभी हम इनसे बात करेंगे इंडिविजुअली इन चारों से, तो हमें पता चलेगा कि ग्रुपिंग क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, साथ में बैठ करके केवल गप्पे लड़ाना नहीं होता, केवल जाम छलकाना नहीं होता, आप साथ में बैठ करके गीता भी पढ़ सकते हैं, आप साथ में बैठ करके अपना बोर्ड का रिजल्ट भी सुधार सकते हैं और बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं सारांश, कृणाली, नंदिनी और आरती। मुझे उम्मीद है नाम मैं भूला नहीं हूँ, सबका नाम मैंने सही लिया है। ओके, तो सबसे आउटस्पोकन कौन है आप चारों में? बातचीत करने में डरता नहीं है, कैमरा के आगे कोई शाई नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले मेरे नज़दीक जो लोग हैं मैं उनसे शुरुआत करूंगा। मैं नंदिनी से बात करना चाहूँगा सबसे पहले। हेलो नंदिनी, हेलो सर। कैसी हैं आप? बिल्कुल अभी सही चल रहा है। आप का रिजल्ट क्या आया है 12th का, सबसे पहले आप वो बताएं। मेरे 12वीं में 95% आए हैं ऑल ओवर। तो आपकी स्ट्रीम क्या थी? ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। ह्यूमैनिटीज। संस्कृत सब्जेक्ट था? यस सर। बाकी और क्या क्या थे? संस्कृत, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश। ओके, आप सबके ही ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है? जी सर। ओके, तो यानी सबके सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा सब्जेक्ट है आपके लिए? साइकोलॉजी, फिर संस्कृत। साइकोलॉजी और संस्कृत। हाँ। हाँ जी, क्या स्कोर्स क्या रहे? मेरे साइकोलॉजी में 96% और संस्कृत में 99%। ओके, गीता सत्रों में पिछले 3 महीनों में आपकी अटेंडेंस कितनी है? मैंने जितने सत्र हुए हैं वो सभी किए हैं, पर जो जैसे परीक्षा के बाद जैसे दूसरे दिन बोर्ड है तो उसके एक दिन पहले शायद मैं नहीं करती थी, अन्यथा जितने भी सत्र हुए मैंने सब अटेंड किए हैं।
मतलब कि कुल मिलाकर के आपका अटेंडेंस वहाँ पे भी 90 प्लस ही है। यस सर। वंडरफुल। आरती से बात करेंगे। आरती, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम सही हूँ, ठीक हूँ। सब अच्छा चल रहा है। आपका रिज़ल्ट क्या रहा? मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, जिसमें मैंने 92% स्कोर किया है और मैं भी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की हूँ, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश एंड साइकोलॉजी एज़ वेल। ओके। आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा और उसमें क्या स्कोर रहा? मैं बात करूँ तो मेरा सब्जेक्ट जो फ़ेवरेट था वो था मेरा हिंदी, संस्कृत एंड साइकोलॉजी, जिसमें से मेरे साइकोलॉजी में 90% थी और संस्कृत में 96% एंड हिंदी में 97%। और गीता सत्रों में अटेंडेंस? एक्चुअली क्या हुआ कि जब मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे थे उसके 1 दिन पहले या फिर 1 दिन बाद तो नहीं हो पाता था। पर फ़िलहाल जब तक मैंने मतलब पूरी कोशिश की, मतलब पूरे अच्छे से अटेंड हो सारे सेशन अटेंड करूँ, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि मेरे 87 से अबव ही अटेंडेंस ऐसे मैंने देखा है। बहुत शानदार। और एक बात हमें और पता चली ऑफ कैमरा, जो आप लोगों ने हमें बताया कि आपका जो स्कूल है, एमआर जयपुरिया स्कूल, वहाँ पे नव सृजन शाखा चलती है, जहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो आपने उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि आपको वहाँ से प्रमोट करके मेन बैचेस में इंक्लूड कर लिया गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके पेरेंट्स इसको किस तरीके से देखते हैं और स्कूल के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर इसकी बात करें तो जो सेठ हमारा जयपुरिया है उसके अलग ब्रांच है जैसे आपने बताया। तो उसमें एक बिल्कुल बिल्कुल मुफ़्त ही पढ़ाई होती है और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो उसमें जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, हम लोगों के पेरेंट्स चाहते तो हैं पढ़ाना, पर उनके पास इतनी फैसिलिटी इकोनॉमिकली वो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकें। तो जयपुरिया स्कूल ने ये जो नवसृजन शुरू किया है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है हम सबके लिए कि हम जैसे बैकग्राउंड से आ रहे हुए बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएँ। तो मैं भी पढ़ रही थी और फिर 10th तक ही है, वो एनआईएस बोर्ड है। तो मैं पढ़ रही थी और फिर गीता से मैं जुड़ी हुई थी, तो मुझे पढ़ाई क्यों ज़रूरी है कि मैं आगे भी पढ़ूँ और पढ़ना माने जीवन, कि मैं और सारी चीज़ों का ज्ञान ले रही हूँ, समझ रही हूँ। तो ये सब जब सत्रों से जैसे आपने बताया आचार्य जी से जब मैं जुड़ी 9th में ही मैं जुड़ी थी और फिर जितना समझ में आने लगा तो पढ़ाई मैंने और मेहनत से की, हार्ड वर्क का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा। तो मेहनत की और फिर उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, तो मैम लोगों ने आगे आकर के कहा कि हम आपको एक अपॉर्च्युनिटी देंगे कि आप मेन में जा कर के सेठ एमआर की जो मेन ब्रांच है, उसमें जा कर के आप अपनी आगे की पढ़ाई कीजिए। तो एक अपॉर्च्युनिटी ही थी और ये मूल में गीता ही थी, क्योंकि मूल में वो जो जिज्ञासा है जानने की, वो गीता के कारण ही आई, तो जिससे और आगे पढ़ने में प्रेरणा मिली मुझे। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है। हम बहुत रेयरली ये सारी बातें सुनते हैं कि जहाँ बच्चे गीता को कोट करें कि गीता ने मुझे इंस्पायर करा है। जो ये नव सृजन शाखा है आपके स्कूल की, क्या जो इसका फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मेन कैंपस से अलग है? नहीं, फ़िज़िकल तो मतलब पढ़ाई जितनी जो मेन में होती है, सेम पढ़ाई नवसृजन में भी होती है। बात सिर्फ़ इतनी अलग है कि जो बोर्ड्स होते हैं तो आईएससी बोर्ड मेन कैंपस में होता है और नवसृजन में एनाइस बोर्ड होता है। तो क्या 10th तक ही एनाइस बोर्ड है, तो उसमें जो बच्चे मतलब अच्छा करते हैं तो उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है मेन कैंपस में, दैट इज़ आईएससी बोर्ड। तो उसमें मेरा भी मतलब परसेंट अच्छा था, तो मुझे प्रमोट किया गया। तो पहले भी मेरे मतलब इन द जूनियर जूनियर बैचेस में क्या हुआ कि मतलब 6 में, जब 6th स्टैंडर्ड में थी, तो मैं तभी मैं गीता से ही जुड़ी थी। तो 6 में मैंने पढ़ाई किया, फिर 7th में मुझे प्रमोट करके 8th में किया गया। तो 8th में, 9th में एंड 10th में लॉकडाउन तो था, पर 10th में अच्छे से स्कोर, लॉकडाउन होने के बावजूद भी मैंने गीता का सहारा लेते हुए भी लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई किया और उसके ज़रिए 10th में रिज़ल्ट अच्छा हुआ और उसके माध्यम से मुझे आईएससी बोर्ड में अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं उसमें भी पढ़ सकूँ अच्छे से। तो अपने 11th स्टैंडर्ड में आपको मौका मिला कि आप जी। प्रमोट हुए मेन ब्रांच में। गीता और आचार्य प्रशांत को कैसे देखते हैं आप? गीता आचार्य प्रशांत से ही क्यों? गीता इज़ इक्वल्स टू आचार्य प्रशांत। गीता जो आचार्य प्रशांत से सीखने को मिलती है, वो मुझे तो आज तक कहीं से नहीं मिली। क्योंकि जो गीता अर्थ समझाती है, जो जो लोग समझते हैं वो अपने हिसाब से समझते हैं ना, पर जिस हिसाब से आचार्य जी समझाते हैं,
उस नज़रिए से देखना सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आचार्य जो समझाते हैं वो दूसरे के आम जीवन में उतर के समझाते हैं कि अलग-अलग लोगों के जीवन में क्या घटित हो रहा है, कैसे सिचुएशन से लोग गुज़र रहे हैं, उस पर उतर कर आचार्य जी समझाते हैं और उसके माध्यम से हम लोग को अच्छे समझ में आता है कि हम लोग को सुधार कहाँ पर करना है। जब हम लोग को सही लक्ष्य ही नहीं पता होगा, सही खामी ही नहीं पता होगी, तो हम लोग उसका इलाज या फिर उसका सही मार्ग कैसे ढूँढ पाएँगे? जैसे एक डॉक्टर होता है, जब एक मरीज़ अपने को पता चलता है कि मरीज़ को पता चलता है कि हाँ, मैं बीमार हूँ, तभी तो वो डॉक्टर के पास जाता है। इसी वजह से जब एक इंसान को पता चलेगा कि हाँ, मेरे जीवन में घटित क्या है, मेरे जीवन में तकलीफ़ क्या है, तभी वो अपने जीवन में सुधार की ओर अग्रसर हो सकेगा। ये मुझे सिर्फ़ आचार्य जी से समझ में आया है, बस। आचार्य जी से गीता पढ़ने के बाद आप क्या बदलाव देखती हैं या फिर किन स्तरों पे अपने आप को आप चैलेंज करता हुआ पाती हैं? क्योंकि आचार्य जी से गीता पढ़ने का मतलब ये है कि जीवन में संघर्ष आता है, अपनी कमियाँ दिखती हैं। हम बाहर की तमाम उल-जुलूल चीज़ों से बचते हैं, अपने आप पे ज़्यादा हमारा फ़ोकस जाता है, हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं जब से आचार्य जी से जुड़ी हूँ, तो मैंने संदेह करना शुरू किया, मैंने प्रश्न करने शुरू किए। नहीं तो पहले जैसा जीवन था, मैं पहले भी गीता पढ़ती थी, पर पहले एक ये मान्यता मेरे अंदर थी कि मैं जो पढ़ रही हूँ बिल्कुल सही है, 100% मैं श्योर रहती थी उस चीज़ को लेकर के। पर आचार्य जी से जुड़ी तो ये नहीं कि जो अर्थ मिल रहा है वो अंतिम अर्थ है, ऐसा नहीं। जो अर्थ मिल रहा है उसको मैं क्या गहराई से, क्या उसको मैं हर तरीके से, हर पक्षों से देख पा रही हूँ या नहीं? मैं जिस तरीके से जीवन को जी रही हूँ, वो क्या अंतिम है? ये प्रश्न बस करना मैंने सीखा। और जैसे हार्ड वर्क की जो बात आती है कि कैसे संघर्ष आया, जिस चीज़ की आचार्य जी बहुत बात करते हैं कि संघर्ष करो। तो मैंने इस विषय में देखा, अब मैं जहाँ पे बोल देती ना मैं नहीं कर सकती, ये मेरा स्टेटमेंट रहता था। अब मैं स्टेटमेंट पर प्रश्न करती हूँ कि मैं कैसे नहीं कर सकती? क्योंकि मैं आचार्य जी से जुड़ना माने वो और द्वार खोल देते हैं, अलग-अलग फिलॉसफर्स के बारे में बताते हैं, अलग-अलग दर्शनों से हमारा परिचय करवाते हैं। तो ये सब जब मैंने जितने लोगों को जाना, भगत सिंह को और हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जितने वेस्टर्न फिलॉसफर, इंडियन, ये सब जब मैंने समझा, तो मैंने कहा कि अरे वो भी हमारे जैसे इंसान थे, पर उन्होंने किस ऊँचाई से, किस गहराई से जीवन को जिया। तो ये सब जान कर के फिर मुझे लगता है कि ये जो मेरी सीमाएँ हैं, ये मेरी बनाई हुई हैं। अगर मैं चाहूँ, तो मैं कुछ और भी हो सकती हूँ। तो ये सब बातों से एक संघर्ष की, खुद के प्रति एक जो संघर्ष रहता है, खुद से जो एक आत्म-संवाद रहता है कि नहीं, मैं जो अभी मान रही हूँ, जो मेरी अभी धारणा है खुद के प्रति कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये कर सकती हूँ। उस पर प्रश्न उठाया है, उसको थोड़ा तोड़ा भी है उनके अर्थों में, उनके शब्दों में कि तोड़ना है खुद को, तो ये सब रहा और जिससे बहुत सुधरी हूँ और आगे यात्रा चल रही है अभी। वंडरफुल, वंडरफुल। ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं, ये 12वीं पास बच्चे कह रहे हैं हमसे। ध्यान देने योग्य बात है ये। और जब हम गीता सत्र कहते हैं, तो यहाँ पे मात्र बात भगवद गीता की नहीं होती है। 6 अलग-अलग कोर्सेज़ चलते हैं। भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, कठ उपनिषद, शून्यता सप्तति जो बौद्ध धारा से आती है, आचार्य नागार्जुन धारा, ताओ ते चिंग चाइनीज़ फिलोसोफर हैं। उसके अलावा जो छठा है वो है संत सरिता, जिसमें संतों के ऊपर चर्चा होती है, उनके भजनों पे, उनके गानों पे, उनके दोहों पे, उनके गज़लों के ऊपर चर्चा होती है, जिसमें कबीर साहब हैं, वर्तमान में संत रूमी चल रहे हैं। तो इसके साथ ही अभी हम अपने बाकी के जो 2 हमारे दोस्त हैं, जो बहुत देर से साइलेंट होके हमें सुन रहे हैं और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। सारांश, 99% रिज़ल्ट रहा आपका। कैसा महसूस हुआ रिज़ल्ट देख के? रिज़ल्ट देख के बहुत अच्छा लगा, स्कूल में टॉप करा। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं स्कूल पे प्रथम पायदान पर आया। हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही रहती थी रैंक, लेकिन ये अच्छा लगा कि पहली बार एक ऊंचाई पे पहुँचे। और 99% एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतने आएंगे। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत इन तीनों में 100 थे पूरे अंक। तो ये देख कर ये एक संतोष लगता है कि जो इतने महीनों की मेहनत थी उसका कुछ परिणाम दिखा। तो बहुत संतुष्टि थी। मैं एक अपना अवलोकन भी साझा करूँगा बोर्ड एग्ज़ाम के पहले।
बहुत लोग स्कूल में आ नहीं रहे थे रिज़ल्ट देखने। उनको लग रहा था कि जाएँगे सबके सामने क्या होगा, बहुत टीचर्स भी होंगी, सबकी आशाएँ होंगी। मेरे भी कुछ मेरी दृष्टि में बहुत ख़ास एग्ज़ाम नहीं गए थे जैसा मैंने सोचा था कि एकदम फ्लॉलेस जाएँ, वैसे नहीं लग रहा था गए थे, जबकि परिणाम उसके विपरीत ही हुआ, अच्छा आया। लेकिन तब भी मैं गया। मुझे नहीं पता था कैसा रिज़ल्ट होगा पर मैं तब भी गया और कोई डर से नहीं गया, मैं एक एक्साइटमेंट से गया। मैंने कहा कुछ पता चलेगा। और क्या दिक्कत है अगर ख़राब भी आता है रिज़ल्ट, किससे मुँह छुपा रहे हो? कहाँ भागना चाह रहे हो? हाँ, नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया। मेहनत थी उसका सामने परिणाम होगा। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जहाँ पे आम तौर पे देखा जाता है कि लोगों को बहुत भय या नर्वसनेस होती है, मुझे एक्साइटमेंट था। मुझे लग रहा था कि लाओ आए, सामना किया जाए, क्या आया है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। परिणाम, विपरीत, साझा, अवलोकन, ये शब्द निकल रहे हैं आईएससी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों से। ये आचार्य जी का एक स्टूडेंट बोल सकता है। ओके, फाइन। कृणाली, आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना रिजल्ट बताइए। मेरे थे 97%, संस्कृत में 100, साइकोलॉजी में 91, इंग्लिश में 93, पॉलिटिकल साइंस जिसका मुझे बिल्कुल ठीक ठीक पता था कि इसमें एक नंबर कट रहे हैं उसमें 99 थे, हिस्ट्री में 96। तो ये मेरा रिजल्ट रहा, तो कुल मिलाकर के 97% इन टोटल। आईएससी बोर्ड में मोटा-मोटा आप अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हो, इतना स्टेप वाइज़ मार्किंग होती है। जी, या आप कह सकते हैं किन्हीं विषयों में, लेकिन अब जैसे अंग्रेज़ी जैसे विषय थे जिसमें मुझे थोड़े हाँ। और अंकों की आशा थी। अब जैसे आप इतिहास देख लीजिए, हिस्ट्री, उसमें मेरे 96 हैं, मुझे नहीं लगा था कि 4 नंबर कटेंगे पर कट गए अब तो। इसलिए फिर आप कह सकते हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं अगर आप छात्र वैसे हैं। आपको यदि अपने ऊपर पूरा है कि मैंने ये करके आया हूँ और ये नंबर हैं और इतने कट सकते हैं, तो वो आपके खुद के परफ़ॉर्मेंस में निर्भर करता है कि आप अनुमान लगा पा रहे हैं। संस्कृत के बारे में बताइए, क्या पढ़ते हैं आप लोग उसमें? संस्कृत में अगर आप 11वीं और 12वीं का हमारा पाठ्यक्रम देखें, तो वहाँ पे रघुवंश महाकाव्य पढ़ाते हैं हमें कालिदास जी का, और हमें बाणभट्ट द्वारा कृत जो कादंबरी है उसका एक संक्षिप्त रूप है चंद्रापीड़, हमें उसको पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत का व्याकरण भी हमारा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसमें मैं कहूँगी हमारे जो अभी शिक्षक हैं श्री सुधीर महोदय, और उनके पहले व्याकरण को जो हमारा जिन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है श्री रत्नसेन सर और सुश्री प्रभावती मैम, उन्होंने बहुत हम लोगों के लिए, मैं क्या कहूँ, क्या खड़ा कर दिया है। अब जैसे आप जैसे तब से चर्चा कर रहे हैं, हम लोग सत्रों से जुड़े हैं, उसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि भगवत गीता, अष्टवक्र गीता जैसे ग्रंथ हैं वो संस्कृत में उल्लिखित हैं। जब हम स्वयं संस्कृत के छात्र हैं और वहाँ जब आचार्य जी किसी शब्द को कहते हैं कि देखो लोक धर्म में इसका अर्थ ये किया जाता है, श्लोक में ये शब्द प्रयोग किया है गीताकार श्री कृष्ण ने या अष्टावक्र जी ने, तो बताओ उसका ये अर्थ कैसे हो गया। मैं ये बात साफ साफ देख पाती हूँ कि ये बात आ कहाँ से रही है। ये संस्कृत माता का, मैं कहूँगी, हम लोग के जीवन में कृपा या आशीर्वाद रहा है कि अब हम ग्रंथों को बिना किसी बीच में एक ट्रांसलेटर के हम देख पा रहे हैं या देख सकते हैं, देखने में समर्थ हैं। बहुत शानदार। एक वर्ड यूज़ किया आपने, लोक धर्म, ये क्या होता है? ये बताइए पहले। मैंने धर्म सुना है, ये लोक धर्म क्या होता है? लोक धर्म, लोक संस्कृति, जो सामान्यतया लोग पालन करते आ रहे हैं, जो उनको लगता है कि उनके लिए काफ़ी कल्याणकारी होगा, ऐसा मानते हुए एक मान्यता पर आधारित एक बिलीफ बेस्ड सिस्टम लोक धर्म है, जो शायद भटका दे अक्सर, ऑफन आई वुड से, नॉट ऑल द टाइम्स, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ कभी हम बंद नहीं करेंगे। क्योंकि मैं भी एक बैकग्राउंड से आ रही हूँ जहाँ पर मैंने भी कई चीज़ें की हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी जर्नी शुरू हुई होगी 3 साल पहले या 1.5 साल पहले जब मैं आचार्य जी से जुड़ी। पर वास्तव में आप पूछें तो हम लोग का स्कूल, वो एक बहुत उसने वाइटल रोल प्ले किया है कि हम आचार्य प्रशांत जी तक भी पहुँचे। क्लास 6th ऑनवर्ड जब हम लोग के स्कूल में गीता क्लासेस होती थी, कंपलसरी संस्कृत सिंस प्ले ग्रुप, तो इसने फिर एक ऐसा दिमाग में बनाया कि ये कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेबल वेनरेबल चीज़ है, ये कोई बहुत ऊंची चीज़ है जिसकी तरफ टूवर्ड्स विच वी कैन लुक अप टू। एक संगति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हम लोगों के स्कूल ने हमें एक संगति बहुत अच्छी दी है। ये सारे हम जो आप देख रहे होंगे, हम लोग स्कूल में ही मिले, गीता क्लास में मिले, श्रीमन जी महोदय जी थे, उन लोगों ने हम लोग को आगे बढ़ाया, वो आचार्य जी तक लाए। अब वो लोग पीछे छूट गए हैं, हम लोग यहाँ आके रुक गए हैं, तो यात्रा है, यात्रा में चल रहे हैं। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जानने को मिली कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपको स्कूल से गीता पढ़ाई जा रही है। जी, बिल्कुल। 2018 प्रिसाइज़ली। ओके। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का जनरली साइंस को लेकर के क्या अप्रोच रहता है?
पीसीएम की बात नहीं हो पा रही यहाँ पे, क्योंकि आपका किसी का बैकग्राउंड है नहीं वो। तो उसको लेकर के आपकी क्या अप्रोच है आप सभी का? देखिए, साइंस जो है वो बहुत ही एक अच्छा, एक कहा जाए तो वो भी दर्शन से ही आया है। फ़िलॉसफ़ी जो होती है वो मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज़ होती है। उसी से ही सारे विषय निकले हैं। साइंस जो है वो इस मायने में बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि वो जो भी संसार है उसके बारे में जिज्ञासा करता है। वो जिज्ञासा होती है, वो मान्यताएँ नहीं होती हैं, तथ्यात्मक उसका अन्वेषण होता है, समझने की कोशिश होती है, और वही जब विज्ञान भीतर की ओर आ जाता है, तो अध्यात्म बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं तुम्हें जो विज्ञानों का भी विज्ञान है, जो ज्ञान का भी ज्ञान है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो गीता एक प्रकार से उसको हम लोग जो आम लोक धर्म में क्या कहा जाता है कि विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों विपरीत दिशा में हैं। बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि दोनों एक ही डगर से चलते हैं आगे, अध्यात्म और आगे निकल जाता है। अध्यात्म ऑब्जर्वर की भी बात करना शुरू कर देता है, अध्यात्म हम पर भी प्रश्न उठाने लगता है। इसलिए उसको विज्ञानों का भी विज्ञान कहा जा सकता है और सटल नॉलेज कही जा सकती है। रही बात ह्यूमैनिटीज़ की, तो ह्यूमैनिटीज़ का विषय, ये जो विषय ही है, यही दिखाता है कि मनुष्य जो है अब वो पशुता से इंसान की ओर जा रहा है। अब चेतना जो है वो विकास ले रही है। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री में सिविलाइजेशंस पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम लोग जंगल से निकलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस की ओर रुझान करेंगे, तब हमें पता चलता है कि अब हम लोग एक व्यवस्थित समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें फिर एक बहुत बड़ी भूमिका आती है डेमोक्रेसी और इन सब पॉलिटिकल सिस्टम्स की, जो ये बात बताते हैं कि मनुष्य की चेतना का बहुत महत्व है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों को जंगल में नहीं मिलती हैं। जंगल में क्या होता है कि जो सबसे बलशाली होगा वही राज करेगा। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं सामने, तब हम लोग को पता चलता है कि कैसे ये बहुत ज़्यादा मूलभूत रूप से फ़िलॉसफ़ी से और ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। इसीलिए बहुत बड़े और जो प्राचीन स्पेशली ग्रीक के जो रहे हैं राजनीति विज्ञानी वैज्ञानिक, वो सब रहे हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, और ये सब लोग खुद एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। और बड़ी बात है रोचक, जब आप इनके पीछे जाएंगे तब पता चलेगा कि इन लोगों ने उस समय पे विज्ञान पर भी बहुत खोज की है। तब पता चलेगा कि हम लोग इन विषयों को बांटते हैं, लेकिन हुए हैं इसी धरा पे ऐसे लोग जिन्होंने इन सारे विज्ञानों को एक मुट्ठी में करके एक केंद्र से सबको समझने की कोशिश की है, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो साइंस हो, और चाहे वो फिलॉसफी क्यों ना हो। इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि पिछली एक शताब्दी में जितने बड़े साइंटिस्ट हुए हमारे, जैसे कलाम साहब हुए, होमी जहांगीर बाबा हुए, आइंस्टीन भी, ये सब लोग कहीं ना कहीं एक स्तर पे आध्यात्मिक तो थे ही, बिल्कुल। है ना? सो बात निकल के आ रही है कि साइंस और अध्यात्म ऑपोजिट नहीं है, सुपरस्टिशंस की बात नहीं होती है, मान्यताओं की बात नहीं होती है, ये सारी चीज़ें तो है यार। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग यार 12th पास बच्चे हो, तुम लोग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलोसफी की, गीता की, धर्म की, लोक धर्म की, और पता नहीं क्या क्या, मूवीज वगैरह नहीं देखते हो, हंसते खेलते नहीं हो हैं? बाकी 12th के बच्चे तुम्हारे वो क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, स्पोर्ट्स वगैरह में क्या हाल है आपके, वो कोरियन म्यूजिक, पॉप कल्चर, ये सब चल रहा होता है, कहाँ है आप लोग? दिन दुनिया से अलग हो चुके हैं, संन्यास ले लिया आप लोगों ने, क्या कर रहे हैं आप? आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट क्या है? एंटरटेनमेंट, देखिए अगर आप एंटरटेनमेंट कहना चाहेंगे मूवीज़ देखने को, किताबें पढ़ने को, तो एंटरटेनमेंट है। पर देखिए एंटरटेनमेंट का जो हिंदी अनुवाद का शब्द है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि बहुत एंटरटेनमेंट। बहुत फिलोसॉफिकल जा रहा है, बहुत डीप जा रहा है। चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है 12th के बच्चों से ऐसी बातें करने में। हाँ बताओ। सर मनोरंजन शब्द, अब मन को बनाए रखने के लिए, मन को उत्सुक रखने के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए आप कुछ 4-5 अपने जीवन में क्रियाएं जोड़ लेते हैं जिसको आप एंटरटेनमेंट कहते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, हम लोग की कोशिश, अब देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग ऐसे हैं, मैं कह रही हूँ हम लोग की, या मैं अपनी बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि चीज़ें मनोरंजन ना हो, चीज़ें मन को विलीन करने की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप मूवीज़ की बात कर रहे हैं, आप पूछिए ये सारे मेरे जो दोस्त मित्र हैं, यहाँ पे मैं हूँ जो शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड और कीन रहती है कोई भी मूवी देखने के लिए, चाहे वो पुरानी से पुरानी हो, नई से नई हो। आप ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे शायद ही कटा हुआ पाएँ, किसी भी सम्मेलन में, कहीं भी कोई सामाजिक वो हो, क्योंकि मेरे देखे तो एक सामाजिक सम्मेलन अवलोकन का सबसे बेहतर स्थान होता है। वहाँ आप जाइए, आप लोगों को देखिए, आप खुद को देखिए, आप लोगों के साथ कैसे हैं, लोग आपके साथ कैसे हैं और आपके आसपास चल क्या रहा है।
और वहाँ पे हर एक व्यक्ति पाना क्या चाहता है, कर क्या रहा है, ढूंढ क्या रहा है, खोज क्या रहा है। तो इसीलिए इन चीज़ों से कटने का अभी तो मुझे कोई खास अर्थ समझ में आता नहीं। आगे मतलब आप ये कह रही हो कि आप गीता भी सुनती हो, आप ये पढ़ाई करती हो, 95 प्लस आप स्कोर भी करती हो, और साथ-साथ आप मूवीज़ भी देख लेती हो, पार्टियाँ भी कर लेती हो, एन्जॉय भी कर लेती हो, ये सब मैनेजेबल है, सब हो सकता है। सर जीवन है, जीवन के कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं। अब जैसे आपने स्पोर्ट्स की बात की, आपने अब आप हम लोग की जब एक्स्ट्रा करिकुलर्स पूछेंगे तो यहाँ पे कोई कवि है, ये कवि हैं। मैं चित्रकारी करती हूँ, आप नंदिनी जी से पूछिए वो क्या बोलेंगे, अभी आप उनकी बात समझ के आप सुन के समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आरती जी चित्रकारी करती हैं। तो यहाँ पर कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अपने आप को कोई बहुत बांध कर रखा है या क्षेत्रों से अपने आप को खींच लिया है। और ये बात मैं कहूँगी हम लोगों को समय ने सिखाई है। और समय के साथ साथ हम जब आचार्य जी से मिले तो उन्होंने हम लोगों को इन क्षेत्रों का और अपने आप को डेवलप करने का एक मनुष्य के रूप में ये उन्होंने समझाया कि बाकी क्षेत्रों में भी खुद को हम जब उत्कृष्ट करेंगे तो वो हम लोग के जीवन में क्या वैल्यू एडिशन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सब चलता है। वंडरफुल। इस विषय में मैं एक बात फिलहाल हम कृणाली के घर में ही मौजूद हैं। चित्रकारी की आपने बात करी, मैं इनसे बात करता हूँ, तब तक आप अपना कोई आर्ट लेकर आएँ, हमें अरे दिखाएँ। सर लगे हुए हैं घर में, आपको मैं टूर बिल्कुल, कराऊंगी फैमिली श्योर, को। श्योर, श्योर। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो आपने अभी एक विषय छेड़ा है, हुँ। ये मेरे हृदय के बहुत समीप है, इसलिए मैं इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। बात यही है कि पहले हम लोग जब आचार्य जी से नहीं जुड़े थे, तब अध्यात्म की यही परिभाषा थी, जग से कट जाओ, उसमें खेलना कूदना तो पाप, और चित्रकारी ये सब चीज़ें तो सब माया मोह हैं, त्याग दो इन सब चीज़ों ये को। सब दिमाग में आया था? ये सब दिमाग में यहाँ तक रहता है, क्योंकि अगर आप इन सब ज़रा सा भी आप ये कहेंगे कि मैं अब गीता या अध्यात्म की ओर जा रहा हूँ, हुँ, तो जो लोक धर्म है, हुँ, पॉपुलर कल्चर है, उसमें इस चीज़ को, इन सब चीज़ों को पता नहीं क्या बना दिया गया है, हुँ, हे दृष्टि से देखा जाता है। हुँ, आचार्य जी का मैं अगर कहूँ मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने मुझे बचा लिया। हुँ। उन्होंने मुझे एक बहुत बहुत गहरी गलत खाई में गिरने से बचा लिया। कैसे बचाया? पढ़ाई लिखाई, हुँ, हुँ, आम तौर पे कहते हैं जो धार्मिक गुरु तथाकथित हैं वो क्या है, पढ़ाई लिखाई सब फालतू चीज़, बस नाम जपो, पढ़ाई लिखाई मत करो, चित्रकारी मत करो, खेल कूद मत करो, कुछ मत करो, कहीं जाओ आओ मत। और आचार्य जी से जब बात हुई तो उन्होंने ये बात बताई, चेतना जो है वो विकास मांगती है, और विकास के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं जो कलाएँ होती हैं वो हम लोगों की ही चेतना को और परिष्कृत करती हैं, परफेक्ट करती हैं। इसमें मैंने हमारे स्कूल की जो फ़िलॉसफ़ी है उसमें श्री अरबिंदो जी का बहुत गहरा स्थान है। हुँ, वो एक हुँ, महर्षि अरविंद बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए और बाद में वो भी अध्यात्म हुँ, की हुँ, ओर हुँ, अग्रसर हुए थे। हुँ, हुँ। उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत बताया। उन्होंने भी कहा कि आर्ट, म्यूज़िक, डांस ये सब चीज़ें वास्तव में तो चेतना के उत्थान के लिए ही उठी थी। अच्छा, हम वेरी लोगों गुड। ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया, इसको गलत मार्ग पे ले गए। खेल बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी कि शारीरिक तन जो है, एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का वास हो सकता है। तो तन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि खेल केवल तन के लिए भी नहीं है। आप जब एक प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके मन की कामनाएँ क्या हैं, आपके लोभ क्या हैं। तो बात यही है कि देखने वाले की दृष्टि हो तो हर जगह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। आचार्य जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनसे कभी कोई बहुत प्रश्न करता है तो कहते हैं, आप बात कहते हैं कि पढ़ो, लिखो, जानो, घूमो, यात्राएँ करो, कलाओं में आगे बढ़ो, इससे क्या होगा? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये नहीं तो क्या? ये नहीं तो क्या? क्या करोगे? एक जीवन मिला है तुम्हें, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, क्योंकि तुम यहाँ से जीते हो, और ये सही नहीं करोगे तो फिर आगे क्या होगा? हुँ, तो इसलिए ये सब जवाब जब, ये सब बातें जब आपके सामने आती हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए। बिल्कुल सही। कृणाली बोल कर ही गई हैं कि आपसे सवाल करूँ मैं, भाई आप क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कर रही हैं, जिसके लिए कृणाली इतनी एक्साइटेड थी। तो चलिए बताइए भाई कि किन-किन चीज़ों में आप एक्टिव हैं? मैंने तो स्पोर्ट्स में स्विमिंग की है। अच्छा। मैं बचपन से कर रही थी, पर अभी मैंने बीच में छोड़ दी थी। पर अभी मैंने 11th से फिर से शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि मैंने देखा था कि जैसे पानी है, पानी क्या है, प्रकृति है। मैं थोड़ा-सा मैं सोच रही थी कि मैं स्विमिंग करूँ,
मैं पानी के साथ स्विमिंग माने कुछ अलग नहीं है, पानी वो हमसे बहुत जुड़ा हुआ है, प्रकृति है। तो मैंने स्विमिंग इस दृष्टि से शुरू की कि उससे तो फ़िज़िकल उस पर असर पड़ेगा ही, एक्टिव रहूँगी, पर उसके साथ जो पानी है, उसको मैं गहराई से उसके साथ मैं होना जो कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ रहो, तो एक वो भी मेरी दृष्टि थी क्योंकि मैंने सब सुना था, बातें सुनी है कि प्रकृति के साथ हो। मजाक उड़ा रही है ये कि बड़ी-बड़ी बातें कर रही है और क्या-क्या बोल रही है। ये मुझे नहीं, मुझे तो ये ये ड्राइंग देख के मुझे अच्छा लग रहा है। अभी बहुत कैमरा जाएगा उधर। हाँ, बताइए। तो मैंने ये जब चीज़ें सुनी कि प्रकृति के साथ एक होना क्या होता है, क्योंकि मेरा शरीर और प्रकृति में कोई भेद नहीं है, तो ये जब मैंने बात सुनी तो मुझे बड़े मज़ेदार लगी। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है? फिर मैंने प्रयास किया कि चलो जाते हैं, मैं जा रही हूँ एक पेड़ के पास, मैं पूछूँगी कि मेरे में और तुम्हारे में भेद है या नहीं है? जब कहते हैं लोग, तो फिर मेरा इन सब की ओर ज़्यादा रुझान हुआ। जो कविता मैंने आज तक कभी कविताएँ नहीं की, बड़ी बेरस लड़की हूँ मैं। पर कविता या फिर कविता की ओर रुझान एक पेड़ को देखने से किस तरीके से एक अंदर कुछ कविता उठती कुछ है। कुछ कुछ याद है तो सुनाओ। देखिए मैं करती हूँ नहीं कविता, सच्ची में बिल्कुल कविता नहीं करती हूँ, पर हाँ, वो आप बोलेंगी कि कविता नहीं करती हैं, आप इनके पोस्ट पढ़िए गीता कम्युनिटी पे, क्या काव्यात्मक लाइनें लिखती हैं। मैं कभी-कभार पूछती हूँ किसकी हैं ये, तो पता चलता है इनकी ही हैं ये। बताइए भाई, कुछ सुनाइए, कुछ तो 2-4 पंक्तियाँ कुछ याद सुनाइए। होती 2 दिन पहले जो पोस्ट डाला था उसमें कुछ बहुत काव्यात्मक डाला था आपने। मुझे याद ही नहीं है, आपको याद हो आप सुना सकती हैं। अपना फ़ोन निकालिए, चेक करिए। हम लोग इधर हाँ, चलिए हाँ, आप बताइए अपने बारे ओके, में। ओके। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी सिंगिंग जो एक चेतना को ऊँचाई देती है, मैं उसको सबसे प्रथम स्थान पर रखना चाहूँगी। और दूसरे नंबर पर मेरी ये पेंटिंग्स, जो मेरे भी घर में अच्छा। लगी हुई हैं। हाँ, जी मेरे भी घर में मेरी मुझे भी इनमें बहुत आपकी नहीं है ना अभी नहीं, तो? इसमें तो नहीं है, वो तो अच्छा। घर में है। तो मेरी तो बस यही मतलब और भी हैं, बट मुझे जो चेतना को ऊँचाई देती हैं, सबसे ज़्यादा तो मेरी कल हेल्प करती हैं, एक तो सिंगिंग करती हैं, जो जिसमें से सबसे ज़्यादा मेरे मतलब सॉन्ग्स आचार्य जी के मतलब संस्था से ही जुड़े होते हैं। हाँ, कुछ 2-4 अवश्य आचार्य जी से या फिर मतलब जो कोई आपकी सा भी। इच्छा। ओके, मैं तो दोनों सुनाती हूँ फिर। हाँ। हाँ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से है आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कहीं धूप मिले कहीं छाव खिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। वाह! बहुत शानदार। क्या कितनी रेटिंग देंगे आप आरती को? बिल्कुल, हम तो 4.5 देंगे 5 में से। 5 ओके, ओके। चलिए फिर आपकी कविताएँ भी रेट की जाएँगी। चलिए सुनाइए कुछ। अरे अभी लेकिन न मैं लिखता हूँ, कुछ सुनाना तो पड़ेगा फिर। मैं ढूँढूँगा, मैं ढूँढ के आपको बिल्कुल ही हाँ। सुनाऊँगा। अरे कितनी सुंदर एक वो वाली थी जो आपने आचार्य जी पर लिखी थी, एक आचार्य जी को लेकर के और सबको लेकर के, बहुत सुंदर कविताएं आप थी तब इनकी। तक अपनी पेंटिंग दिखाइए। देखिए ये मेरी कुछ हाल की है। कैमरे पे अ, आप प्रस्तुत करें। हाँ, ओके। ये एक आप मैंने तब तक अपनी ये कविताएँ मैंने एक खोजिए। आज़ादी के उसमें बनाया था। एक मैंने और बनाई, ऊपर ही छूट गई, फुटबॉल की है। वो मैंने पता है कब बनाई थी? जिस दिन मैंने नहीं, कोट जो पढ़ा था। है नहीं वो उसकी चर्चा क्या करना? ये हाँ, इसके बारे अच्छा, में वो आप बताइए। मेरा गीता कम्युनिटी पे पोस्ट देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये एक है। ओके। ये सब मैं ये थोड़ी सोची हुई है। एक सेकंड, मैं इधर हो जाऊँ क्योंकि ये इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। हाँ। ठीक है। अच्छा, और तब तक आप लोग ये देखिए, ये मेरी क्लास 5th की है। ये आपने क्लास 5th में बनाई थी? जी,
ये 5th की है पहली बात तो ये कितनी बचा के रखी हुई है 7 साल से। और वाह! ये 5th की है। ये दोनों 5th की हैं। ये एक दिन मुझे मीराबाई के प्रति कुछ विचार उठ रहे थे, तो ये अच्छा, उस ये दिन मीराबाई जी, को आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे चित्रित किया हुआ है। जी। बहुत शानदार। क्या लिखा है इस पे? हरे राम, हरे राम, हरे राम राम। राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे वेरी गुड। और ये एक्रिलिक पेंटिंग्स हैं, ये ग्लास पेंटिंग्स हैं। ये आप लोग बताइए कौन है? ये तो कृष्ण श्री गीता कृष्ण का ही है हमारे। नहीं, 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 वही है ये। अब आप लोग प्रकृति खोज लीजिए उसमें। और ये ग्लास पेंटिंग के कुछ है। फिर ये ग्लास पेंटिंग और एक्रिलिक पेंटिंग का एक मिश्रण है। प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी। ग्लास पेंटिंग और एक्रिलिक एक्रिलिक पेंटिंग पेंटिंग क्या जी। होता है ये? एक्रिलिक पेंट्स जो हम कैनवस पे यूज़ करते हैं, ओके। ग्लास पे यूज़ करने के लिए मतलब स्पेशल पेंट्स आते हैं। हम्म, ये वो नहीं है, ये एक्रिलिक पेंट्स ही हैं ऑन ग्लास। तो एक ओके, यस। और ये दो बड़े बड़े और पोस्टर्स ये दिख रहे हैं हमारे पास। ये मैंने देखिए, वैसे यूजुअली मैं एडवोकेट नहीं करूँगी कि एज एन आर्टिस्ट आप बहुत कोई कॉपी करे पेंटिंग्स। तो ये एक मेरे मन में, ये काफ़ी पुरानी है, शायद ये 7th की है। ये मैंने कुछ नई कोशिश करने की कोशिश की थी, जहाँ पे मैंने क्ले और शिल्पकार से ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रकृति के एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया है राम लिखने के लिए। प्रकृति का ही उपयोग करना पड़ेगा आपको उठने के लिए, जीवन में उत्कृष्टता लाने के लिए। कुछ ऐसा आप लोग इसके पीछे विचार रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये एक मुझे मिली थी और इसको मैं अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स टेस्ट करने के लिए बनाना चाहती थी। ये कब कि बनाई थी आपने? ये 9th 10th में। तो ये मैंने बस अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स टेस्ट करने के लिए कि मैं ये सब बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी करके बनाई थी इसको। हमने कृणाली की पेंटिंग्स देख ली, हम आरती की पेंटिंग्स पीछे नहीं छोड़ेंगे। आप हमें फोटोज भेजेंगी। नहीं नहीं, आप हमें भेज दीजिएगा फोटोज, वो हम वीडियो में डाल देंगे। राइट? ओके। हाँ सर, क्या खोजा आपने अभी तक? एक मैंने कविता लिखी थी हाँ। गुरु पर। इसके लिए मुझे एक जगह साहित्य गोष्ठी भी हो रही थी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कवि भी आए थे, तो वहाँ पर मुझे इस कविता के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। कविता ये दिल के करीब भी है, गुरु पर है। तेज बाढ़ अंधी थी धार, थी सरिता संसार की, चहुदिश हार ही हार। सहसा किसी ने हाथ थाम लिया, सहसा किसी ने हाथ थाम लिया, लगा आज पहली बार किसी ने अपना मान लिया। शायद मैं उससे भिन्न नहीं, यह पहचान लिया, सहसा किसी ने हाथ थाम लिया। क्या जानना चाहोगे क्यों हाथ थाम लिया? क्योंकि था वह दिन जब उसे भी किसी ने बचा लिया। उसने बहने का दर्द और थमने का हर्ष दोनों जाना, इसलिए तो आज उसने मुझे थामा। उठी नजर आज पहली बार, हुआ गुरु से दीदार, या कहूँ मुझे मिला मेरा ही सार, उसके हाथ में था मेरा करार। गुरु कौन? बस प्यार और ललकार। गुरु ना होता तो परम संभावना खोता, यदि मंजिल भी ज्ञात होती पर मार्ग ही ना पता होता। कौन है गुरु? जिसके बिना अध्यात्म का मार्ग है दुरूह, जिसके सामने झुकना चाहिए गुरूर, जिसमें है सत्य और प्रेम का सुरूर, भौतिकता में भी अभौतिक का नूर, चेतना के लिए प्यारा और शरीर के लिए क्रूर। पर आश्चर्य है, गुरु को वही समझ पाता जो स्वयं गुरु बन जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत शानदार। आप बताओ नंदिनी, आप इस कविता को कितनी रेटिंग दोगी? आ, देखिए, मुझे ऐसी कविताएँ शायद पसंद रहती हैं क्योंकि इसमें कुछ ईमानदारी रहती है। मैं और कविताओं को सुनती हूँ तो बहुत राइमिंग तो करती हैं, ठीक है, पर जिसमें मुझे थोड़ी-सी ईमानदारी या खुद की वर्तमान स्थिति दिखती है,
तो वो अंदर से मुझे लगता है वो मेरे लिए ही है, तो कुछ भिन्न नहीं लगती हैं ऐसी कविताएँ। तो मैं क्या कितने रेटिंग 4.5 दे दूँगी और एक कहूँगी कर्ता पर है, वो और इसको ऊँचा उठाए और गहराई में जाए। वंडरफुल। सो वाइंड अप करते हैं आज की चर्चा को यहीं पे। बहुत मज़ा आया आप लोगों से मिल कर के, आप सभी से बातें कर के, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। आचार्य प्रशांत जी के बारे में हमने चर्चा करी, हम सब यहाँ पर उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, उनके छात्र हैं। आई एम श्योर ऑडियंस को जानने को मिलेगा किस तरह के स्टूडेंट्स आचार्य प्रशांत जी तैयार कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ये हम जान पाए, समझ पाए। इन छात्रों से मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए, ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए भी बहुत टाइम मैनेजमेंट का हमें इशू देखना पड़ा, क्योंकि अभी इनके CUET की परीक्षाएं आ रही हैं और सबके एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो उस समय आपने हमें ये वक्त दिया, बातचीत करी, आई एम श्योर आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। तो फिर मिलेंगे, फिर कभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखते रहिए स्वधर्म।